नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। आइए शुरुआत करेंगे और सबसे पहले रुक करेंगे हम उत्तराखंड का। आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सहस्त्रताल में फंसे ट्रैकर्स मामले में बड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू के आदेश दिए थे और इस घटना की लगातार जानकारी ले रहे हैं सीएम। 22 ट्रैकर्स में से 9 लोगों की मौत की खबर है। 13 ट्रैकर्स को रेस्क्यू कर लिया गया। यह अफसोसनाक खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आपको दे रहे हैं। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राव शफात, कल से मुसलसल हमारी नजर बनी हुई है इस खबर पर, आपने तमाम अपडेट भी पहुंचाया, लेकिन इस अफसोसनाक वाकये में अब तक कई ट्रैकर्स की जान चली गई है। 13 ट्रैकर्स को रेस्क्यू कर लिया गया। मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। अभी क्या सूरत हाल थी, पूरा मामला क्या था, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। जी मुमताज, देखिए ट्रैकर्स घटना है और बड़े दुख की बात है कि इसमें 9 लोगों की मौत हुई है और 9 जो शव हैं वो अभी बरामद किए गए हैं, रिकवर किए गए हैं। और 22 सदस्यीय दल ये ट्रैकिंग के लिए पहुंचा था। सहस्त्रताल मल्लातल एक जगह पड़ती है, क्योंकि काफी हाइट की जगह है, बर्फ बहुत होती है और अचानक से मौसम वहाँ खराब हो जाता है। तो 29 मई को ये यहाँ से रवाना हुए थे उत्तरकाशी सहस्त्रताल, और बीच में ही क्योंकि ट्रैकिंग का लंबा रूट पड़ता है तो उसी दौरान ये घटना हुई है। तो जो एजेंसी ट्रैकिंग कराती है उसने जिलाधिकारी को ये सूचना दी थी। तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए और 4 जून से आज 3 दिन का वक्त हो गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। एसडीआरएफ की टीमें जुड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे थे और इस घटना पर उन्होंने चिंता जताई थी। और रेस्क्यू ऑपरेशन अब मुमताज पूरा हो चुका है, लेकिन इस दर्दनाक घटना में जो 22 ट्रैकर्स थे उसमें से 13 लोगों को सकुशल बचाया गया है। अभी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसमें 9 ट्रैकर्स जो हैं उनकी मौत हुई है। ये सभी लोग बेंगलुरु के थे। इसके बाद अब ऑपरेशन क्योंकि पूरा हो चुका है, जो बॉडी है अभी भटवाड़ी लाया जा रहा है उनको हेल्प के लिए। उसके बाद उत्तरकाशी के बेस अस्पताल पहुंचाया जाएगा, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। जी, तो इस अफसोसनाक हादसे में कई ट्रैकर्स ने गंवा दिए जान। राव शफात, इन इलाकों में अक्सर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं? बिल्कुल मुमताज, ये इलाके काफी ऊंचाई वाले इलाके हैं। करीब 4300 से 4400 मीटर की ऊंचाई का इलाका पड़ता है और बर्फ बहुत जमी होती है। ग्लेशियर का क्षेत्र होता है। ट्रैकर्स जब जाते हैं, हालांकि देखिए मौसम की एडवाइजरी जानकर ही ये कराई जाती है, क्योंकि स्थानीय गाइड भी होते हैं, एजेंसीज को भी पता होता है जो ट्रैकिंग कराती है। लेकिन कभी कभी लापरवाही हो जाती है, या तो मौसम की एडवाइजरी का ख्याल नहीं रखा जाता, और दूसरा अगर अचानक से मौसम खराब हो जाए, अगर नीचे से जा रहे हैं तो ठीक है, मौसम ठीक है, लेकिन ऊपर जाते जाते मौसम खराब हो जाता है तो जो ट्रैकिंग के रास्ते हैं उनसे भटक जाते हैं, क्योंकि तूफान चल जाता है, बर्फीला रास्तों का पता नहीं चलता। तो ये बहुत बड़ी समस्या का सामना ट्रैकर्स को करना पड़ता है। हाँ, इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन राज्य सरकार हर संभव कोशिश करती है कि जो भी उत्तराखंड में आए, टूरिस्ट हो या फिर पर्यटक हो या ट्रैकर्स हो, उनकी सुविधा का, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। और यही वजह है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश है स्थानीय प्रशासन को कि जो भी पर्यटक उत्तराखंड में आ रहा है उसको किसी तरह की परेशानी न हो। और इस घटना का जैसे ही मुख्यमंत्री को पता चला, उन्होंने संज्ञान लिया, तुरंत दिशा निर्देश जारी किए, टीमें डेप्यूट की गई, जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए और एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, जिसमें यह दर्दनाक घटना में 9 शव जो है अभी बरामद हुए। शुक्रिया आपका राव शफात, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और अब रुक करेंगे हरियाणा का। आपको बता दें कि आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आज विधायक पद की शपथ लेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता उन्हें शपथ दिलाएंगे। सुबह करीब 11 बजे, यानी अब से थोड़ी ही देर बाद विधानसभा में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। सीएम सैनी ने करनाल विधानसभा से उपचुनाव जीता। अपनी सांसदी छोड़ी उन्होंने जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, और अब उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जीता है, उपचुनाव, और अब वो शपथ लेंगे। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर जुड़ गए हैं मेरे साथ। जितेंद्र, आज का दिन अहम है हरियाणा के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधायक पद की शपथ लेंगे आज। इससे पहले वो सांसद थे, फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, और नई जिम्मेदारी देने के साथ ये एक लाजमी जिम्मेदारी भी उनको पूरी करनी थी कि उपचुनाव जीतना था। उन्होंने जीत लिया और आज शपथ लेंगे बतौर विधायक। किस वक्त ये कार्यक्रम, जितेंद्र तफसील से बताइए।
देखिए बिल्कुल मुमताज, अब से कुछ ही देर बाद विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर विधायक शपथ लेने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की जब शपथ उनकी तरफ से ली गई थी राजभवन में, उस वक्त वो विधायक नहीं थे, यानी सदन के सदस्य नहीं थे। ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर उन्हें सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। तो इसी को लेकर के करनाल में उपचुनाव हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये सीट खाली की गई थी, यानी इस सीट से इस्तीफा दिया गया था और नायब सैनी को इस सीट से उपचुनाव लड़वाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जिसके बाद 4 जून को जब नतीजे आए थे तो नायब सैनी बहुत आसानी से इस सीट पर जीतते हुए नजर आए थे, अपनी जीत दर्ज करते हुए नजर आए थे। आज विधायक पद को लेकर के जो शपथ है वो हरियाणा विधानसभा में होनी है। इस वक्त हम हरियाणा विधानसभा में ही मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद नायब सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से उन्हें शपथ दिलाने का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा और उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि अब सदन के सदस्य, औपचारिक तौर पर सदन के सदस्य जो है वो एक बतौर विधायक जो है नायब सैनी बनते हुए नजर आएंगे और इसको लेकर के जो औपचारिकताएं शपथ ग्रहण को लेकर के हैं अब से कुछ ही देर बाद विधानसभा में देखने के लिए मिलेंगी। तो 11 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज वैसे भी मुख्यमंत्री दिन भर मसरूफ रहेंगे। जान सकते हैं जितेंद्र, आज इस कार्यक्रम में कौन कौन शिरकत करेगा? देखिए अभी अगर हम बात करें, क्योंकि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बतौर विधायक है मुख्यमंत्री का, तो ऐसी स्थिति में विधायक को जो शपथ दिलाई जानी होती है स्पीकर की तरफ से दिलाई जानी होती है और स्पीकर विधानसभा में इस पूरे कार्यक्रम को जो है रखते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके साथ कौन कौन से लोग जो हैं वो मौजूद रहेंगे, कौन नेता मौजूद रहेंगे, क्योंकि पूरी कैबिनेट जो है वो चंडीगढ़ के अंदर है। तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि कल शाम 5 बजे जो है विधायक दल की बैठक रखी गई थी और उसके बाद अब ये जो शपथ ग्रहण है ये देखना होगा कि उनके साथ कौन कौन लोग मौजूद होंगे, क्योंकि औपचारिकताओं के तौर पर ये जो कार्यक्रम है वो रहता है एक विधायक बनने के बाद। क्योंकि अभी जिस तरीके से जो देश में भी आम चुनाव हुए थे उसके बाद तमाम सांसदों का भी इसी प्रकार से जो शपथ ग्रहण है वो देखने के लिए मिलेगा राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के अंदर संसद भवन में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जो विधायक उपचुनाव में जीत करके आते हैं या फिर जो प्रमुख चुनाव के अंदर जीत करके आते हैं उनका भी शपथ ग्रहण इसी तरीके से देखने के लिए मिलता है और इसी के चलते नायब सैनी का भी ये शपथ ग्रहण आज देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद किस तरीके की बात सामने निकल करके आती है और अब सरकार के स्तर पर, क्योंकि कल अगर हम बात करें मुमताज, जो बैठक हुई थी विधायक दल की, उस बैठक के बाद और जिस तरीके से नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके तुरंत बाद ही अगर हम बात करें पूरी कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हो पाया था और जो चुनाव आचार संहिता है वो लगते हुए नजर आई थी। और अब 4 तारीख को ही नतीजा आने के बाद चुनाव आचार संहिता जो है वो खत्म हुई है। तो ऐसी स्थिति में जरूर कहा जा सकता है कि अब सरकार किस तरीके से एक्शन मोड में नजर आएगी, क्योंकि अब जनता के हित में जो नए फैसले हैं वो सरकार करने को लेकर के अब पूरे तरीके से स्वतंत्र है। आचार संहिता का कोई बाउंडेशन जो है वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विधायकों के साथ कल बैठक करके यह भी तय किया गया है कि अब रात्रि प्रवास जो है वो किए जाएंगे, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा, क्योंकि हरियाणा में जिस प्रकार से 5-5 जो नतीजा आया है 10 लोकसभा सीटों में 5 कांग्रेस के पास है, 5 बीजेपी के पास है। तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किस तरीके से किया जाए, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नायब सैनी के पास है और प्रदेश अध्यक्ष भी वही है, जो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं को मनाया जाए, सरकार के स्तर पर जो कार्य है उनमें तेजी किस प्रकार से लाया जाए, लोगों के बीच में जाकर के उनकी नब्ज टटोलने का काम किया जाए और कार्यकर्ताओं के अंदर सही कहा जितेंद्र आपने, जिम्मेदारी उनकी दुगनी है और आप देखते हैं जिम्मेदारियों को किस तरह से उनकी तरफ से अंजाम दिया जाएगा। आप नजर बनाए रखिए आज की तमाम अहम तस्वीरों पर जितेंद्र, हम आपके जरिए तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया जितेंद्र। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर जेजेपी के 2 विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजखेड़ा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों विधायकों ने कहा कि हम बीजेपी के साथ खड़े। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में दोनों जेजेपी विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया था। सुनते इन्होंने क्या कहा इस मुलाकात के बाद। पौने 5 साल पहले विधायक बने और हम अलग पार्टी से विधायक बनकर आए। मैं तो खासकर बीजेपी में ही था, बीजेपी की रीति और नीति और काम करने के तरीके को जानता हूँ। तो इसीलिए बहुत अच्छा हुआ कि जननायक जनता पार्टी ने भी सरकार में हिस्सेदारी की और समर्थन किया। जब से मतलब जो है सरकार में समर्थन किया, सरकार ने कार्य किया,
उन कार्यों से प्रभावित होकर जब जेजेपी और बीजेपी अलग अलग हुए तो मैंने उसी दिन भी ये कहा था कि मैं सरकार के साथ हूँ, क्योंकि सरकार के काम करने के तौर तरीके और सरकार की नीतियाँ बहुत बढ़िया हैं। इसलिए और आज भी हम दोबारा से यहाँ पर आए हैं, हम दोनों जेजेपी के विधायक हैं और सरकार के साथ हैं, और सरकार जब तक है, ये लगभग जो है 5 महीने और बचे हुए हैं, तो हम सरकार के साथ रहेंगे। ऐसा हमारा अपना मन है, सोच विचार के हमने ये किया। ये कहना चाहते हैं कि जब से सरकार बनी है तब से हमारा समर्थन साथ रहा है और रहेगा। और आज भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब श्री सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की, हम दोनों आज बैठे हैं। आज भी हमारा सरकार की नीतियों जो काम कर रहे हैं, जनहित के विकास कार्यक्रम की नीतियों पर प्रभावित होकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को देखते हुए हमारा समर्थन सरकार के साथ। और मेरे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जी जुड़ चुके हैं, उनका रुक कर रहे हैं यहाँ पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, जेजेपी के ये नाराज से विधायकों ने पहले काफी सुर्खियां बटोरी हैं, अब एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दोनों विधायकों ने मुलाकात की है। कैसे समझेंगे इस मुलाकात के मायने को अनिल? क्या हो सकता है हरियाणा की सियासत में आगे, और आप तफसील से बताइए। देखिए, जेजेपी के 2 विधायक नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग, इन 2 विधायकों ने कल देर शाम मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। काफ़ी देर तक दोनों विधायक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के पास बैठे रहे और दोनों की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान भी जारी किया गया। दोनों विधायकों की तरफ से कहा गया कि हम पहले भी बीजेपी का साथ दे रहे थे और अभी भी हम बीजेपी के साथ और आगे भी बीजेपी का साथ देंगे। यानी दोनों विधायकों ने बीजेपी को समर्थन की घोषणा कर दी है। और खासतौर से जब जो फिलहाल हरियाणा विधानसभा की मौजूदा स्थिति जो चल रही है, उस मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन दोनों विधायकों के बीजेपी के समर्थन के बड़े मायने यहाँ पर है। क्योंकि अगर हरियाणा विधानसभा की स्थिति की बात करें, मुमताज 90 सीटें हरियाणा की, 90 में से 2 सीटें खाली है, जिनमें से रंजीत चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं राकेश दौलताबाद साहब जिनका निधन हो गया था पिछले दिनों, तो 88 सीटें रह गई थी। अब इन 88 सीटों में से अगर देखा जाए और मनोहर लाल ने जो इस्तीफा दिया था उसके बाद नायब सैनी आज ओथ ले ही लेंगे। वहीं जो कांग्रेस के एक विधायक है वरुण मुलाना, वो सांसद बन चुके हैं, वो भी आने वाले दिनों में इस्तीफा दे देंगे। उनके इस्तीफे से कुल मिलाकर 87 जो सीटें हैं वो हरियाणा विधानसभा की हो जाएगी। 87 हरियाणा विधानसभा की स्थिति होगी। उन 87 के लिहाज से बीजेपी को बहुमत के लिए 44 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और हरियाणा बीजेपी की स्थिति की बात करें, 40 विधायक है, 41 में नायब सैनी हो जाएंगे, 41 विधायक हो गए, 42 गोपाल कांडा और 43 में रावत जो पृथला से विधायक है, निर्दलीय विधायक है। 43 की संख्या बैठती है। अब इन 2 विधायकों ने जब समर्थन दिया तो कहीं ना कहीं भले ही ये खुले तौर पर जब, हालांकि इनकी जरूरत तब पड़ेगी जब जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार को फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए, स्पीकर फ्लोर टेस्ट कराए, राज्यपाल फ्लोर टेस्ट कराए। अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तब इन दोनों विधायकों की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी और कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और इन 2 विधायकों ने, और हालांकि विधायक लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव में इन दोनों विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया था। करनाल में जब मनोहर लाल ने अपना नामांकन भरा था उस दौरान भी कहीं ना कहीं रामनिवास सुरजाखेड़ा मौजूद रहे थे। जी ठीक है अनिल, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहे हमारे साथ। अगली अहम खबर पर भी आपका रुख करेंगे। बता दें आपको कि चुनावी नतीजों में बीजेपी को इस बार हरियाणा में नुकसान पहुंचा है। बीजेपी को 2019 की तुलना में 5 सीटें कम मिली। नतीजों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक बुलाई और हरियाणा बीजेपी विधायक दल की इस बैठक में नतीजों को लेकर मंथन हुआ। बैठक को लेकर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि तीसरी बार 50% पर रहना बुरा प्रदर्शन नहीं है। नहीं, 5 सीटों में नहीं, 50% में हमें 50%। 3 बार में आज तक कभी भी, जब से सरकार बढ़ती है रही उससे लेकर आज तक तीसरी बार कभी ऐसा नहीं आया कि जो रूलिंग पार्टी है उसके बावजूद भी वो इतना अच्छा प्रदर्शन करे। हमारा प्रदर्शन अच्छा है। विधानसभा चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, विधानसभा में क्या 50% में है? विधानसभा में क्या अगर ये भी वो होता है तो कोई वो नहीं है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ तीसरी बार के चुनाव के बाद भी। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर बने हुए हमारे साथ लगातार। अनिल, जाहिर सी बात है बड़ा चुनाव संपन्न हुआ देश का और इसके बाद अब चिंतन मनन का दौर भी शुरू हुआ। हरियाणा में भी बीजेपी की बैठक बुलाई गई और चर्चाएं की गई तमाम तरह की। क्या नतीजा निकला इस बैठक का?
क्या वाकई बीजेपी ने माना है कि इस बार का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले बेहतर नहीं रहा हरियाणा बीजेपी का? बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है क्योंकि 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी को मोटा मोटा 5 सीटों का नुकसान हुआ है। पिछली बार जो मत मिले थे उसके मुकाबले बीजेपी का मत प्रतिशत वो कम रहा, कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार भी जो बीजेपी को वोट मिले कांग्रेस के वोटों से ज़्यादा है। वहीं बीजेपी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस को 42 लोकसभा जो 10 लोकसभा सीटें उनमें से 42 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को मिली है, लीड मिली है। 44 सीटों पर बीजेपी को लीड मिली। और जो कल देर रात विधायक दल की बैठक हुई, एक मैराथन बैठक हुई, पहले एक लंबी बैठक हुई, फिर रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई, बाद में रात्रि भोज में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। कहीं ना कहीं विधायकों से फीडबैक लिया गया कि आखिर क्या क्या वजह रही, क्यों बीजेपी को इतनी सीटें गंवानी पड़ी, उन विधायकों के हलकों में जिलों में किस तरीके से प्रदर्शन रहा, कहाँ कहाँ बीजेपी को लीड मिली है और जो हारने की क्या क्या वजह रही और जो बीजेपी की हार की वजह सामने निकल कर आई है। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने अब से थोड़ी देर पहले हमसे खास बातचीत की, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि चाहे किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन का बीजेपी को नुकसान हुआ और कांग्रेस की तरफ से एक जो राष्ट्रीय स्तर पर नारा दिया गया था कि बीजेपी संविधान बदलेगी, उस संविधान बदलने को लेकर जो भ्रम कांग्रेस ने फैलाया उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। ये दो बड़ी वजह निकल कर सामने आई। हालांकि जेपी दलाल दावा कर रहे थे कि अब मुख्यमंत्री की तरफ से ये जो निर्देश दिए गए कि 90 दिन 100 दिन जो सरकार के बचे हुए 90 दिन 100 दिन में लोगों के भी ज्यादा से ज्यादा रहा जाए, जो विधायक अपने हलकों में अपने जिलों में ज्यादा समय बिताए, लोगों की जो समस्या है उनको दूर किया जाए। सही है, इसीलिए चिंतन मनन किया जाता है कि जो चूक जो कमियां हुई हैं वो फिर दोहराई ना जाए। आगे विधानसभा चुनाव भी सर पर हैं, लाजमी था, वक्त की जरूरत थी इस बैठक के जरिए इस तरह से मंथन करने की। बेहद शुक्रिया अनिल आपका इन दोनों खबरों की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। आपको बता दें कि आज हट जाएगी चुनाव आचार संहिता। 16 मार्च को आचार संहिता लगाई गई थी देश भर में। आचार संहिता हटते ही अब विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी, नई भर्तियों और विभागों के रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे। सीएम सुक्खू जल्द कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं और महिलाओं को 1500 रुपए देने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। पूरे देश में आज 83 दिन बाद आचार संहिता हट जाएगी। हिमाचल में भी आचार संहिता के हटने के बाद विकास कार्यों को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं और महिलाओं को 1500 रुपए देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 16 मार्च को चुनाव आचार संहिता लगी थी देश भर में और अब आचार संहिता हटते ही विकास कार्यों को गति मिलेगी, रफ्तार मिलेगी। नई भर्तियों और विभागों के रुके हुए काम भी शुरू होंगे। हिमाचल प्रदेश के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जल्द कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं मुख्यमंत्री सुक्खू और इसके बाद विकास कार्यों को रफ्तार देने का सिलसिला शुरू हो सकता है हिमाचल प्रदेश में। चुनाव आचार संहिता जो 16 मार्च को देश में लगाई गई थी वो आज करीब 83 दिन बाद हटाई जा रही है और इसी के साथ हिमाचल में भी विकास कार्यों को गति मिलेगी। जल्द कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और मेरे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रदीप, चुनाव आचार संहिता हट जाएगी आज देश भर में और इसी के साथ हिमाचल में भी राज्य की सरकार तैयार है फिर से विकास कार्यों को गति देने के लिए। इसके लिए बताया जा रहा है कि सीएम सुक्खू जल्द कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं और अहम खबर यह भी है कि महिलाओं को 1500 रुपए देने की कवायद की भी शुरुआत की जा सकती है। क्या अपडेट है प्रदीप आपके पास इस हवाले से? तमाम जानकारियां दीजिए। वहां से कर रहे हैं कट कट कर। तो आचार संहिता हटते ही अब विकास कार्यों पर सबकी नजर है और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के हवाले से हम अपडेट दे रहे हैं। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो अब आचार संहिता हटने के बाद बहुत जल्द खबर है कि मुख्यमंत्री सुक्खू कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे
और महिलाओं को 1500 रुपए देने का जो वादा था कांग्रेस का, जो गारंटी थी, उसका फिर काम शुरू हो जाएगा। विपक्ष लगातार निशाने पर लेता है सुक्खू सरकार को इस गारंटी को लेकर। प्रदीप। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में 16 मार्च को आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी है और जिस तरह जो है चुनावों की घोषणा हुई थी, उसी दिन से पूरे देश में आचार संहिता प्रभावी हो गई थी। हालांकि शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कांग्रेस 5 सीटों पर हारने के बाद अब चिंतन और मंथन करने में जुट गई। हालांकि चुनावी नतीजों की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कयास ये लगाए जा रहे थे कि हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, लेकिन नतीजे इसके उलट देखने को मिले। यानी प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हम प्रदेश की 5 सीटों पर हारे हैं, इसकी जरूर समीक्षा की जाएगी। साथ ही जिन मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया है उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि कई ऐसे मतदाता थे जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदारनाथ में सोने की चोरी और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों को दरकिनार कर हिंदू मुसलमान के मुद्दों में फंसकर बीजेपी को लाभ दिया, और यही नतीजा रहा कि आज कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। मेरे सहयोगी नासिर हुसैन मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर। नासिर, चुनावी नतीजों के बाद अब चिंतन मनन का दौर है। कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटें लूज कर दी हैं उत्तराखंड में, और अब कांग्रेस ने कई मुद्दों का हवाला दिया है कि इस वजह से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। किस तरह से चर्चाएं की जा रही हैं, प्रतिक्रियाएं क्या है नतीजों के बाद, आप तफसील से बताइए नासिर। मुमताज, जिस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस को पूरी तरह से हाथ का मुंह देखना पड़ा है, उसके बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा है, उनका कहना है कि वो अब चिंतन मनन करेंगे कि आखिरकार क्यों 5 सीटों को गंवाना पड़ा है कांग्रेस को। हालांकि पिछली बार भी जो 2019 का चुनाव हुआ था उस वक्त भी कांग्रेस को 5 सीटें हारनी पड़ी थी, और एक बार फिर से 5 सीटें हार गई है कांग्रेस। उत्तराखंड की अगर भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को देखें तो यहाँ पर ज्यादातर ये रहा है कि जिसको भी मिलते 5 ही सीट मिले हैं, 1 या 2 सीट नहीं मिली। हालांकि इस बार कांग्रेस को लग रहा था कि 2 सीट तो उनकी पक्की है, जिसमें पौड़ी और हरिद्वार से है। इसको कांग्रेस पक्का मान के चल रही थी कि ये दोनों सीट तो कांग्रेस जरूर मिल ही जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी अलग नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, और इससे कांग्रेस को एक बार फिर से मंथन करने की जरूरत है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर कहा है चिंतन और मनन करेंगे कि आखिरकार क्या। हालांकि अभी तक कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि जिस तरीके से देश रिजल्ट आए हैं वो उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड का भी सहयोग रहने वाला है। उत्तराखंड से भी कहीं ना कहीं 2 सीट जरूर कांग्रेस को मिलने वाली है। रिजल्ट उसके विपरीत आए, 5 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। साफ तौर पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उनका कहना है कि वो उन्होंने जो जनता के सामने जाकर जो मुद्दे रखे वो उस तरीके से जनता के सामने नहीं रख पाए हैं जैसे रखना चाहिए था। बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को लेकर के लगातार वो सरकार पर सवाल उठाते रहे। हालांकि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार ने अपनी जो नीतियां हैं वो जनता के सामने रखी। बीजेपी को 5 की 5 सीटें मिल गई। कहाँ चूक की है, किस तरह की चूक हुई है, और इसको आगे आने वाले, क्योंकि फिर से विधानसभा चुनाव भी होने हैं राज्य में 2 या 3 जी सही कहा नासिर आपने। अब ये मंथन चिंतन का दौर लगातार जारी रहेगा, और इसी के बाद पार्टियां अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाती हैं आइंदा वक्त के लिए, अपने भविष्य के लिए। बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे दिल्ली का। खबर की तह तक में दिल्ली में लगातार जल संकट बरकरार है, और दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग करने वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई की, और आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी को लेकर सुनवाई होगी। देखते हैं दिल्ली के लिए क्या फैसला देश की सर्वोच्च अदालत करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली भारी जल संकट से जूझ रही। राजा पटेल जुड़े मेरे साथ, मेरे सहयोगी दिल्ली से इस खबर पर। राजा, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई है। पिछली सुनवाई में सरकार ने आदेश दिया था राज्यों के अधिकारियों को कि इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। आज की कार्रवाई किस वक्त शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में, राजा तफसील से बताइए।
और बिल्कुल देखिए, जल संकट को लेकर आज दोपहर में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले जो पूरी सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि केंद्र और दिल्ली सरकार के जल अधिकारी, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल सरकार के जल जो बोर्ड के अधिकारी हैं वो आपस में बैठकर एक आपात मीटिंग करें और किस तरीके से समस्या का हल हो, इसको लेकर पूरी एक फाइल तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में जमा करें। तो ऐसे में केंद्र की तरफ से आज जो ये पूरी फाइल है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा की जाएगी। किस तरीके से अब पूरे मामले को लेकर सुप्रीम सुनवाई करेगा, क्योंकि दिल्ली की बात करें, दिल्ली में काफी लंबे समय से जो जल संकट को लेकर दिल्ली वासी परेशान है, दिल्ली के लोग परेशान है। तो ऐसे में आज की जो सुनवाई है काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार की तरफ से यह अर्जी लगाई गई थी कि 1 महीने का जो अतिरिक्त पानी है वो दिल्ली को दिया जाए। चाहे हरियाणा की बात करें, हिमाचल, उत्तर प्रदेश को लेकर भी ये जिक्र किया गया था। अब ऐसे में देखना होगा, क्योंकि मीटिंग हो चुकी है, मंथन हो चुका है और ऐसे में इस पूरी सुनवाई पर दिल्ली वासियों की, दिल्ली सरकार की नजर है कि क्या दिल्ली सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता हुआ नजर आएगा या फिर और कुछ रुख सुप्रीम कोर्ट का रहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया राजा आपका इस जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।